हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स हेलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है जिसमें नाउन चैप्टर हम लोग का हो चुका है और ये प्रोनाउन चैप्टर अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि अभी आज ये इंग्लिश ग्रामर का क्लास 22 है। ठीक है, 21 क्लास इससे पहले हो चुके हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको इस क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। जय पटेल जी, माइक म्यूट कर लीजिए, आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। और वहां से इस क्लास को आप निःशुल्क ज्वाइन करते हैं और फिर इस क्लास में आप आते हैं। ठीक है, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को? जी भैया। ठीक है, चलिए। दो ऑब्जेक्ट्स की तुलना हो तो फिर ये कर ही चुके हैं कि क्या करना है आपको। कल भी ये सवाल मैंने पूछा ही था, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के ही प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो ही सब्जेक्ट के बीच में तो नोमेटिव और दो हाँ ऑब्जेक्ट के बीच ऑब्जेक्टिव केस। हाँ, कि जब दो सब्जेक्ट यानी जो दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना अगर होगा, ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन का प्रयोग होगा। जैसे ही इज एज फास्ट एज मी, यहाँ गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही इज मेन एज फास्ट एज ऑब्जेक्ट आई। यानी कि आई। जब दो नॉमिनेटिव केसेस के बीच में तुलना हो रहा है, ठीक है, और एज या देन के बाद भी नॉमिनेटिव ही होगा आपका। ठीक है, लेकिन जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे आई नो, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस इधर हो गया। कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? ऑब्जेक्ट के बीच में। देखिए यू एंड हिम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी कि क्या हो गया? हिम आपका यहाँ पे होगा, ही नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना की गई है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक चर्चा हम लोग कर चुके थे पिछली क्लास में। ठीक है, भैया इसे फिर एक बार बता दीजिए भैया इसे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो चीजें हैं। जी भैया। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट के बीच में तुलना होगा आपका, ठीक है, समझ रहे हैं, हम्म तो आपका जब हम्म नॉमिनेटिव केस यूज होगा, यानी जब दो, ठीक है, नॉमिनेटिव्स के बीच में तुलना होगा, जैसे आई, ही, ठीक है, इस तरीके से यू, तो उस समय आपका नॉमिनेटिव केस यूज होगा। जैसे यहाँ पे ही और आई का तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे एज लगा है या देन लगा है, तो देन के बाद भी क्या होगा? नॉमिनेटिव केस ही यूज करेंगे। यहाँ पे हिम नज होके ही होगा। ठीक है, लेकिन जब सब्जेक्ट के बीच में तुलना ना हो, क्या हो? ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना हो, ठीक है, तो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। सीधी बात, सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो तो नॉमिनेटिव केस यूज करिए, ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो तो ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, जी भैया। जो करने वाला है, जो डूअर है, वो सब्जेक्ट होता है, जिसपे करने वाले का जो काम का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो अच्छा। आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई नो यू, तो यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट? आई नो। आई। ऑब्जेक्ट कौन आई है? तुम हो, यू। एज यू। मच, और यहाँ पे क्या है? एक और ऑब्जेक्ट है, हिम। मतलब मैं जितना तुम्हें जानता हम्म, हूं उतना ही आई नो उतना हिम, उसे भी जान ठीक है, उतना उसे भी जानता उसे भी हूं। जान तो यहाँ यू और हिम, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के बीच में जी तुलना हो रहा है, तो यू भी ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और हिम का ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। ठीक है, जी। यहाँ पे इसलिए हमने हिम लिखा। ठीक है, किसी को दिक्कत कुछ तो नहीं? सर। हाँ, इसमें जैसे लिखा आई नो यू एज मच एज हिम, तो यू और हिम के बीच में हमने वो करा ना, कंपैरिजन किया, कंपेरिजन किया। मतलब एज मच एज, तो यू और हिम के बीच में करा ना। हाँ, आई यू और हिम को के, नहीं हमने नहीं मेंशन नहीं किया नहीं, था। मेरे आई द्वारा आई तो का आई कोई तो यहाँ सवाल सब्जेक्ट है, आई तो जी सब्जेक्ट जी है। जी, बस ठीक है, यही क्लियर। हाँ, जी ऑब्जेक्ट्स सर। के बीच में तुलना है। ये मतलब यहाँ क्लियर क्या रहो। है? जितना तुम्हें जानता हूं उतना ही मैं उसे भी जानता हूं। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें और उसे जी में तो तुलना हो रही है। जाना तो मेरे द्वारा जा रहा है दोनों लोग,
है ना। जी तो यहाँ काम जी करने जी वाला मैं हूँ, तो आई जी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए ये नॉमिनेटिव केस में रह जाएगा, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएंगे। ठीक है, जी ओके भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसको फोन थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक, चलिए रूल 7 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो, तो उसके बाद प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। अब समझिए यहाँ पे सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या रहे, इट, इट। ठीक है, इट और उसका कह रहा है बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो। इज हमार हाँ ठीक है, वाज वार। हाँ वाज वर ये सब ये बी सब बी के फॉर्म फॉर्म है आपके, तो क्या होगा, जी तो उसके बाद नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे आपका बी का फॉर्म क्या है, इज है यहाँ पे, तो इट का प्रयोग हो गया सब्जेक्ट के तौर पे, उसके बाद बी का किसी कोई फॉर्म है, इज, एम, आर, चाहे वाज वर जो भी आपका, उसके बाद क्या होगा, आई सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस ही आपका यूज जी होगा। ठीक है, ना कि जी ऑब्जेक्टिव जी केस। जैसे यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इट इज आई हु एम टू ब्लेम। ठीक है, यहाँ पे इट इज मी नहीं करेंगे। इट्स आई हम्म, अच्छा, इसका सेंटेंस का एग्जैक्ट हिंदी कोई बताइए। इस तरह के सेंटेंस जैसे क्या होते हैं। वो मैं वो मैं हूँ जिसे वो दोषी जो तुमने ब्लेम करा। दोषी होना चाहिए। ये करा वाले कौन है, दिल्ली वाले। मैं हूँ। कड़ी है ना आपने कड़ी गलत भाषा प्रयोग करा, सही प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है आप भैया। जब बोलचाल की भाषा वैसी रखेंगे ना, तो आपकी ग्रामर भी फिर उसी हिसाब से लगेगा कि हाँ यही सही होना चाहिए। जी भैया। चलिए बताइए क्या होगा इसका मतलब, आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं होगा तो सही। बताऊंगा। वो मैं हूँ जिसे दोषी होना चाहिए। M2 वाला सेंटेंस बनाए हैं कभी। M2। अच्छा जय बताइए, हो। मैं जाने वाला हूँ, सेंटेंस का ट्रांसलेट करिए। कोई लोग भी, बाकी भी लोग भी बोल सकते हैं, किसी को ये नहीं कहा गया है, आई जवाब एम टू जिसको गो। आए वो बताएगा। मुख दर्शक बन के मैं यहाँ नहीं जाने रहना है। वाला हूँ हाँ कौन बोला। मैं जाने वाला हूँ। आई एम गोइंग। हाँ आई एम गोइंग, गोइंग। वाह सूरज जी, आई गोइंग। एम टू गो। आई एम टू गो सही है। कौन जवाब दे रहा है, एक बार नाम बताइए। सर इसका मुझे दोष देना होगा है अभी जवाब who किसने it दिया, is नाम बताइए अपना। it is I। माई माई नेम इज संजीत कुमार। संजीत, यस एस के नाम से हैं क्या आप। यस यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। बी का फॉर्म मीन्स किसने लिखा है, मनीषा यदुवंशी। मनीषा जी आप चाहें तो बोल सकती हैं, चैट जरूरी नहीं कि मैं पढ़ूं फिर खोल के। मुझे ऑडियो क्यों नहीं सुनाई दे रहा है। ऑडियो पे भैया क्लिक करना पड़ेगा। मनीषा ये जी को इन्होंने ऑडियो क्लिक ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है। मनीषा जी आप अपने ऑडियो पे क्लिक करिए, रुकिए इनको टाइप मैसेज करना पड़ेगा। कर लिया ऊपर। माइक वही करिए। अनम्यूट कीजिए। चलिए ठीक है। अब क्या होगा, देखिए जैसे मैं जाने वाला हूं, इस तरह का ट्रांसलेशन किस तरह से होता है ध्यान रखिएगा। आई एम टू गो, मैं खाने वाला हूं, आई एम टू ईट, मैं पढ़ने वाला हूं, आई एम टू रीड। ठीक है, रीड इस रीड। तरीके से बनता है। अब बताइए इसका क्या होगा। इट इज आई, मुझे वो मैं ही हूं, मुझे हु दोष एम टू देना है। ब्लेम। इट इज आई हु एम टू ब्लेम। अच्छा, आई एम टू ब्लेम का मतलब बताइए। मुझे दोष देना है। मुझे दोष वो दिया नहीं जाता है। दोषी ठहराया गया। मुझे दोषित किया जाता है। आई एम टू ब्लेम, अभी ये मुझे सेंटेंस आपको दोषित बताया किया ना, आई जाता एम है। टू ईट, आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ, आई एम टू रीड, मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू ब्लेम। मुझे दोषी मैं दोषी हूँ। मैं दोष देने वाला हूँ, ये इस मैं तरीके से हूँ हो जाएगा ना। जिसे दोष ये मैं ही हूँ जो दोष देने वाला ये हूँ। मैं ही हूँ हाँ देने वाला हूँ। ये मैं ही हूँ जिसे
चलिए, तो ये समझे आप कि अगर इस तरह का सेंटेंस हो, इट आपका सब्जेक्ट हो, उसके बाद बी का कोई फॉर्म रहे, बी का फॉर्म का मतलब इज एम आर जो भी आपका है, और उसके बाद जो यूज होगा प्रोनाउन वो नॉमिनेटिव केस होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। नॉमिनेटिव केस समझ ही रहे हैं, ठीक है? भैया हाँ भैया जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो बी बी के ये फॉर्म होते हैं, वाजबर, इज ए आर एम, ठीक है भैया, वाजबर, इसके अलावा हैजैव थोड़ी ना होते हैं। नहीं, हैजैव नहीं होते ना, वो हैजैव हेल्पिंग बिलबुर्ड। हैजैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ना। जी जी, हैजैव और हैड, बिलबुर्ड, नहीं ये सब नहीं। ये सब नहीं होते ना। बी के ठीक है साथ। भैया, ये क्लियर, अब ये देखिए क्लियर समझिए, है। अब अगला हमारा है यूज ऑफ इट। अब इट आपने सुना होगा, इट एक प्रोनाउन है, उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ध्यान से समझिएगा। चलिए फटाफट देखेंगे इसको। रूल फर्स्ट, इट का प्रयोग जानवर, समझते चलिएगा, निर्जीव पदार्थ नॉन लिविंग थिंग्स, देश कंट्री, शिशु क्या हो जाएगा, इन्फेंट्री, इन्फेंट। ये इन्फेंट्री तो वो हो जाएगा फिर आपका नवजात, सेना वाला, इन्फेंट होगा ना, इनफैक्ट शिशु के लिए इन्फेंट्री होता सही है। बताया भाई, सेना वाला। किसका सेना हो वाला गया, इन्फेंट्री। ईट का प्रयोग जानवर के लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, देश के लिए, और बच्चों के लिए, शिशु के लिए जो नवजात, ठीक है। ईट का बहुवचन दे होता है, ध्यान रखेंगे। ईट का क्या होता है, बहुवचन, दे। प्लूरल दे होता है। दे। अब समझिए, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, ठीक है। नेशन नहीं, कंट्री, देश है, राष्ट्र का तो नेशन हो जाएगा, ठीक है। इट इज अ सुपर पावर, वह एक सुपर पावर है, ठीक है। तो अब इट है, इट क्यों यूज किया, क्योंकि कंट्री के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। ही का यूज नहीं कर सकते, शी का यूज नहीं कर सकते, इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला, श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलपिंग कंट्रीज, श्रीलंका और पाकिस्तान विकासशील देश हैं। डेवलपिंग कंट्री। अरे ट्रांसलेट कर रहे हैं तो अच्छे से करिए, विकासशील देश हैं, हो रहे हैं, हुए नहीं है। तो इसलिए तो कहा विकासशील, जी जी, डेवलपिंग, और डेवलप्ड हो जाता विकसित। विकसित देश। अब दो चीजें हैं, तो अब इट तो यूज कर नहीं सकते, अगर एक रहता तो इट करते, लेकिन अब दो है तो इसका हम प्लूरल फॉर्म दे का यूज करेंगे। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म, वो नहीं, ये आंतरिक आतंकवाद का शिकार, फेसिंग फेसिंग, हाँ मतलब ये देश, मतलब ये आतंकवाद, आंतरिक आतंकवाद से ग्रस्त आतंकवाद हैं, का आंतरिक शिकार। जी, ग्रस्त हैं या सामना मतलब कर रहे हैं। सामना कर रहे हैं, हाँ मुकाबला कर रहे हैं, सामना कर रहा है। सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे हो जी गया, भैया। कोई दिक्कत रूल फर्स्ट में किसी को? रुखसार जी क्लियर है आपका? रुखसार जी आवाज आ रही है? हाँ सर, हाँ सर। रोहित जी आज नहीं बोल रहे हैं, आईपीएल वाले? ऐसा तो नहीं कि इधर एक जी क्लास सर। और इधर एक फोन में आईपीएल चल रहा हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, समझ रहे टीम थे। हार गई। चलिए ठीक है, आज किसका मैच है वैसे रोहित जी? सर आज अपना पसंद आरसीबी। भैया लखनऊ का है, और इसका है लखनऊ और कोहली, आरबीसी। पता नहीं, आरबीसी RCB नहीं, नहीं, आरसीबी। रेड ब्लड सेल कर ये तो दिया। ब्लेड वाला हो इससे ये पता चलता है कि आप क्रिकेट के कितने जानकार हैं। भैया बस देख लेते हैं कभी तारा। नहीं सही है, हम तो वो भी नहीं देखते, अब तो जियो सिनेमा पे कर दिया तो फ्री कर दिया। जी। चलिए ठीक है, रूल 2 पे ध्यान दीजिए। इट का प्रयोग टाइम, समय, वेदर मौसम, टेम्परेचर तापमान, तथा डिस्टेंस दूरी या अन्य प्राकृतिक घटना, ठीक है, को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। अगर हम इन चीजों के बारे में बता रहे हैं, समय के बारे में, मौसम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में, या कोई भी प्राकृतिक घटना, प्राकृतिक घटना क्या हो सकता है आपका, तूफान हो गया, आपका क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, ठीक है। सुनामी का स्पेलिंग कौन बताएगा? टी से होगा सर। हाँ, टी साइलेंट होता है, ठीक है। इस केस में इट को एम्प्टी इट कहा जाता है। अगर इन लोगों के लिए बात हम कर रहे हैं तो इसमें इट को क्या कहा जाता है, एम्प्टी इट, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ पे इट जो है ना,
कोई विशेष अर्थ नहीं देता है, इसलिए हम इसको एम्प्टी ईट कहते हैं। ठीक है, ये बस समझते चलिए, ये पूछा नहीं जाएगा कि हाँ यहाँ पे ईट को क्या कहते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, अब कहते हैं बारिश हो रही है, इसका ट्रांसलेशन क्या होता है? इट इज रेनिंग। इट इज It is raining. रेनिंग। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो ट्रांसलेशन भी यहाँ समझ लेंगे। गाना है सर ये। गाना है? बारिश हो रही है। हाँ, नहीं, अनु मलिक का है, बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स। अच्छा, इट इज वाह, रेनिंग। बड़े 90s के गाना सुन रहे हैं। ठीक है, इट इज विंटर। अब ये भी गाना है, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। सब पे गाना है आज तो, जो वर्ड निकालिएगा सब पे गाना चल गया। इट इज विंटर क्या है? बहुत सर्द है, कहते हैं ना इट इज विंटर। सर्दी है भाई, सर्दी है, यह बहुत सर्दी सर्दी का मौसम है है, सर्दी का मौसम है ना। इट इज मार्च, हम्म। मार्च का महीना है, मार्च का या महीना। ये मार्च है, मार्च चल रहा है, इट इज मार्च कह देंगे। इट इज मॉर्निंग, ये सुबह है। इट इज 6 o'clock, 6 बज रहे हैं। ये बज रहा है। वो पहले आता था छोटे वाला फोन जिसमें स्टार या क्या दबाते थे, तो नहीं कहता था समय नोकिया है 6 बज के इतना 1108, मिनट। नोकिया का हाँ है। 1108, हाँ, नोकिया हाँ, इट 1108। इज 6 o'clock, इस तरीके इट से। इज 6 और भैया वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता था, जिस पे आप सेट हाँ, करेंगे वही बोले। इट इज मंडे, सोमवार है, मंडे। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट को एम्प्टी इट कहा जाता है, इस तरह के सेंटेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए। इस वाक्य में एक चीज तो सही बैठी है, इट इज मंडे, आज मंडे ही है भैया। हाँ, महादेव का दिन है, हर हर महादेव। चलिए रूल 3, जी। इट का प्रयोग इन्फिनिटिव, जेरंड तथा क्लॉज के बदले भी होता है। इन तीनों का मतलब बता सकते हैं? जी। इन्फिनिटिव का मतलब, जेरंड का मतलब और क्लॉज का मतलब कोई है बताएंगे? सर इन्फिनिटिव में टू लगता है, कोई हम्म, काम निश्चित का इन्फिनिटिव टू लगता है। हम्म, और जिरंड में भर में आईएनजी लगता है, बिल्कुल ठीक। जिरंड बनता है। हाँ, और क्लोज तो दो लोगों के बीच तुलना होता है, जैसे एज एज क्लॉज, में क्लॉज देन। आपका क्या, क्लॉज को कहते हैं उपवाक्य। अब उपवाक्य से आप समझ सकते होंगे, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आप लोग पढ़े होंगे हिंदी ग्रामर में भी। मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम किसी ने दिया होगा तो उसमें क्लॉज से क्वेश्चन बहुत थे। ठीक, अब समझिए टू लगा के इन्फिनिटिव कैसे। इट इज इजी टू सॉल्व इट, इसे सॉल्व करना इजी है। ठीक है, इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। ठीक है, तो इस तरह के प्रयोग में हम इट का यूज करते हैं। ठीक है, सेंटेंस का हाँ आपने जी स्ट्रक्चर सर। इस तरह के देखे होंगे, कुछ खास विशेष इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा बताऊंगा। इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए होता है। अब देखिए, ये सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा और उसको मतलब जोर डालने के लिए नाउन या प्रोनाउन पर इसका यूज होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे पीछे हम पढ़े थे ना, इट वाज ही, बी का प्रयोग हुआ, बी का फॉर्म, एक रूल पढ़े थे आपने, और उसमें ये पढ़ा था बात। ना कि जब इस तरह का सेंटेंस हो कि इट से शुरुआत हो और बी का कोई फॉर्म हो, तो उसके बाद हम लोग नॉमिनेटिव केस का यूज करते हैं। अभी जस्ट पढ़ा है ना आपने रूल फर्स्ट शायद, वही था ना। हाँ सर, जी हाँ। भैया। तो यहाँ वही है ना, देखिए, इट वाज ही हु जी। मेड दिस मिस्टेक, ये वही था जो वो है, जिसने वही था यह गलती जिसने। की। इट वाज ही, है ना, हु मेड दिस मिस्टेक, यह वही था जिसने यह गलती की। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम इट को सब्जेक्ट के तौर पे, और ये इस पे जोर डालने के लिए, ही पे, इट वाज ही, यह वही था, हम जोर डाल रहे हैं ना कि उसी पे, तो इसके लिए भी हम इट का यूज करते हैं। ये बताइएगा भैया, अगर इसकी जगह लिखते इट वॉज आई हु मेड दिस मिस्टेक। सही है, फिर भी तो सही आई है, के। वो पहले वाले सेंटेंस में तो ऐसे आई ही था, क्यों नहीं जी होगा जी। बिल्कुल। हाँ, ये मैं ही था जिसने ये गलती किया, कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। रूल 5, जी जी। भैया। जी। रूल 5 देखिए कह रहा है, इट का प्रयोग फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है।
कोई भी पार्ट जो है उपवाक्य है या फ्रेज है, कोई कहावत एक तरीके से कहते हैं ना, फ्रेज को क्या कहते हैं, मुहावरे, कहावत ही सर। हाँ, उसको क्या इंट्रोड्यूस, यानी उसको हम लोग क्या करते हैं, परिचय देने के लिए भी उसका यूज करते हैं। जैसे देखिए, दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल, ये क्लॉज है, ये सेंटेंस का एक पार्ट है, दिस इज नॉट अ प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, क्या होगा, रिकॉर्ड टूटेगा, इज प्रोबेबल, यह क्या है, प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या है, शायद, या कह सकते हैं ज्यादातर, प्रोबेबली, संभावित। संभावित, हाँ संभावना है, संभावित, ज्यादातर ये तो ज्यादा सही, संभावना है, ठीक संभावित। है। तो ये क्लॉज है, इट का प्रयोग। अब इसको कह सकते हैं ऐसे, इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, ऊपर वाला सेंटेंस नीचे वाला सेंटेंस मतलब वही है, लेकिन हमने क्या किया, इसमें इट का प्रयोग कर दिया। इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड, यानी यहाँ पे लगा दिया हमने इट इज प्रोबेबल, और फिर इस सेंटेंस को ऐड कर दिया, दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, ठीक है। इसमें कुछ खास विशेष नहीं है। अब समझिए यहाँ पे अगला है डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। कई बार दिस का यूज होता है, कई बार इट का होता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है समझिए। दिस का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु के नाम, पहचान, परिचय, समीपता आदि को बोध कराने के लिए होता है। समीपता यानी कितना नजदीक है ना, उसके लिए हम कह सकते हैं दिस का प्रयोग, जो नजदीकी वस्तु है उसके लिए दिस का, बाकी के लिए दैट का करते हैं ना। जैसे देखिए, दिस इज ए बुक, अगर कोई पास में किताब रखी है, पुस्तक है, तो कहते हैं दिस इज ए बुक। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। पास की चीजों को हम दिखा रहे हैं दिस का यूज करके। अब इट का प्रयोग देखिए, इंट्रोडक्शन में सर यूज करते हैं ये, दिस हाँ इज रोहन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम आदि का बोध कराने के लिए होता है, न कि दिस का। अभी ऊपर पढ़ा ना आपने कि समय, दूरी, मौसम, इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट इज रेनिंग है, ठीक है, मौसम बता रहा है। इट इज 6 o'clock, आपने पढ़ा अभी जस्ट ऊपर में। जी जी। दिस का प्रयोग नहीं कहते हैं, दिस इज 6 o'clock नहीं कहेंगे, दिस इज रेनिंग नहीं कहेंगे, ठीक है। जैसे इट इज 10 AM, इट इज विंटर, इट इज नाइट, रात है, इट इज नाइट, इस तरीके से। अब देखिए अगला नोट में क्या कह रहा है, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है। दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, जैसे दिस बुक इज माइन, यह पुस्तक मेरी है। आपने वहां पढ़ा था हिंदी में, याद है, एक आपका था सर्वनामिक विशेषण और एक था सर्वनाम में कौन सा, जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो ये कौन सा विशेषण, पॉजिटिव ये